हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिब्रेलिन फाइटोहार्मोन के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर हम इसकी डिस्कवरी को देखेंगे, फिर इसके केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर को देखेंगे, तत्पश्चात हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखेंगे, फिर इसके प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। उसके बाद हम जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस पाथवेज को देखेंगे, फिर हम जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे को देखेंगे। इस सिग्नलिंग पाथवे के हम की कंपोनेंट्स को देखेंगे और हम सिग्नलिंग को देखेंगे दो सिचुएशंस में, जब जिब्रेलिन एब्सेंट होता है और जब जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले है इसकी डिस्कवरी। जिब्रेलिन को डिस्कवर किया गया था जापान में क्यूरोसावा के द्वारा। क्यूरोसावा एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे जो कि राइस के सीडलिंग को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ राइस प्लांट ऐसे हैं जिनके स्टेम और लीव्स काफ़ी इलोंगेटेड हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने पे पाया गया कि इस तरह के राइस में फंगल डिजीज़ होता है, जिसे कि फुलिश सीडलिंग डिजीज़ या बेक्याने डिजीज़ कहा गया। लेटर ऑन यह देखा गया कि इस तरह का फंगल डिजीज़ जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई फंगस के द्वारा होता है। उन्होंने दिखाया कि ये फंगस कुछ ऐसे कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि इस तरह के डिजीज़ को कॉज करते हैं। लेटर ऑन इस कंपाउंड को जिब्रेलिन नाम दिया गया। अब है इनका केमिकल नेचर। सभी टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पेनॉइड कंपाउंड के ग्रुप हैं जिन्हें कि डिराइव किया जाता है एंट जिब्रेलिन स्केलेटन के द्वारा या फिर गिब्बेन रिंग के द्वारा, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। जिब्रेलिन्स को नाम दिया गया GA1 से GAN तक उनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के आधार पे। जिब्रेलिक एसिड GA3 फर्स्ट जिब्रेलिन था जो कि स्ट्रक्चरली कैरेक्टराइज किया गया। करंटली 136 जिब्रेलिन्स आइडेंटिफाई किए गए हैं प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया से। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें 19 या 20 कार्बन यूनिट्स होते हैं जो 4 या 5 रिंग सिस्टम्स में ग्रुप्ड होते हैं। इनके दो क्लासेस हैं, 19 या 20 कार्बन एटम्स के प्रेजेंस के आधार पे। इनमें वैसे जिब्रेलिन जिनमें 19 कार्बन एटम होते हैं वो बायोएक्टिव फॉर्म्स होते हैं। जिब्रेलिन्स डिफर करते हैं हाइड्रोक्सिल के पोजीशन के आधार पे। साथ ही ये गिब्बेन रिंग के डिफरेंट कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट CH3 और COH ग्रुप के आधार पे भी कभी कभी डिफर करते हैं। जिब्रेलिन के बायोएक्टिव फॉर्म है GA1, GA3, GA4 और GA7। इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट होते हैं और लैक्टोन ग्रुप प्रेजेंट होता है C4 और C10 के बीच। GA5 और GA6 भी बायोएक्टिव फॉर्म्स हैं, लेकिन इनमें थर्ड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं। GA1 कॉमन बायोएक्टिव जिब्रेलिन है। तो ये है जिब्रेलिन का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे कि एंट जिब्रेलिन स्केलेटन या गिब्बेन रिंग कहते हैं। इनमें 20 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये है GA3 का स्ट्रक्चर, जिसमें थर्ड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, फोर्थ और 10 कार्बन एटम के बीच लैक्टोन ग्रुप होते हैं। GA5 का भी स्ट्रक्चर GA3 की तरह ही होता है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसके थर्ड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। आइए हम जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को देखें। पहला है सीड जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट डार्क में भी सीड जर्मिनेशन को कॉज करता है। नॉर्मली सीड के जर्मिनेशन के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट इस लाइट के रिक्वायरमेंट को ओवरकम करता है।
जिब्रेलिन वैरायटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के सिंथेसिस को प्रमोट करता है जो कि एंडोस्पर्म रिजर्व को सॉल्युबलाइज करते हैं, जिसे यूज करके सीड का जर्मिनेशन डार्क में भी होता है। दूसरा है रूटिंग। जिब्रेलिन्स का हाई कंसंट्रेशन कटिंग्स में रूट के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। लीफ एक्सपेंशन, यह लीफ के एक्सपेंशन और एलोंगेशन को कॉज करता है। फिर है इंटरनोडल एलोंगेशन। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट जेनेटिकली ड्वार्फ और रोजेट प्लांट स्पीशीज में इंटरनोडल एलोंगेशन को इंड्यूस करता है। तो ये है नोड्स और ये है इंटरनोड। जिब्रेलिन के ट्रीटमेंट के द्वारा इस इंटरनोड का एलोंगेशन हो जाता है। तो ये कैसे होता है? इन रोजेट और जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट में जिब्रेलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन मिसिंग होते हैं या फिर नेचुरल इनहिबिटर का कंसंट्रेशन हाई होता है। जब जिब्रेलिन बाहर से अप्लाई किया जाता है तो जिब्रेलिन की एंडोजेनस डेफिशिएंसी ओवरकम होती है और साथ ही जिब्रेलिन नेचुरल इनहिबिटर के इफेक्ट को भी ओवरकम करता है और इस तरह से इंटरनोडल एलोंगेशन कॉज करता है। बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। लॉन्ग डे प्लांट्स में जिब्रेलिन नॉन इंडक्टिव कंडीशंस में बोल्टिंग ऑफ फ्लावरिंग कॉज करता है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स के बोल्टिंग ऑफ फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डेज की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डेज के प्रेजेंस में अर्थात नॉन इंडक्टिव कंडीशन में इनमें बोल्टिंग ऑफ फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन अगर इन्हें जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाता है तो यह इन नॉन इंडक्टिव कंडीशन को ओवरकम करके बोल्टिंग और फ्लावरिंग कॉज करता है। पार्थिनोकार्पी। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी का तात्पर्य है बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट। एग्जाम्पल, कमर्शियल स्केल पे जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट फ्लैशी टमेटोज और लार्ज साइज्ड ग्रेप्स प्रोड्यूस करता है। सेवेंथ है डॉर्मेंसी ऑफ बड्स। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट कुछ केसेस में बर्ड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। 8 है लाइट इनहिबिटेड स्टेम ग्रोथ। जब लाइट ग्रोन प्लांट को जिब्रेलिन से ट्रीट किया जाता है तब ये स्टेम ग्रोथ को स्टिम्युलेट करते हैं। फ्रूट सेटिंग एंड फ्रूट ड्रॉप। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट फ्रूट सेटिंग को इंक्रीज करता है और फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करता है। पॉलन जर्मिनेशन। जिब्रेलिन का ट्रीटमेंट पॉलन जर्मिनेशन को कॉज करता है और साथ ही पॉलन ट्यूब ग्रोथ के रेट को भी इंक्रीज करता है। आइए हम जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस को देखते हैं। सबसे पहले जिब्रेलिन का प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन। हायर प्लांट्स में यह सभी पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे शूट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर पेटल्स, एंथर्स और सीड्स में। अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो इनका कंसंट्रेशन हाई होता है, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट में जिब्रेलिन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लोअर होता है। इमैच्योर सीड्स स्पेशली रिच होते हैं जिब्रेलिन में, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिब्रेलिन के आइसोलेशन का। तो अब प्रश्न उठता है कि जिब्रेलिन किस फॉर्म में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, या तो फ्री जिब्रेलिन्स के रूप में या फिर बाउंड जिब्रेलिन्स के रूप में। और बाउंड जिब्रेलिन्स में ये यूजुअली जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है। अब है जिब्रेलिन का सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट। शूट के यंग टिश्यूज और डेवलपिंग सीड्स में ये सिंथेसाइज होते हैं और इनका ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज के द्वारा। ऑक्सीन की तरह इनका मूवमेंट पोलैरिटी शो नहीं करता है, अर्थात यह स्टेम में ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनका ट्रांसलोकेशन बाउंड फॉर्म में होता है, अर्थात ये जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में ट्रांसलोकेटेड होते हैं। अब है जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस पाथवे।
यह वेरियस स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है और पूरा पाथवे अकर होता है प्लास्टिड में, फॉलोड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉलोड बाय साइटोसॉल में। तो आइए हम जिब्रेलिन के बायोसिंथेसिस पाथवे के स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रांस जेरेनिल डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट में। एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज के प्रेजेंस में। उसके पश्चात यह एंट कोपालाइल डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एंट कॉरीन में। एंट कॉरीन सिंथेज एंजाइम इस स्टेप में इन्वॉल्व होता है। यह सारा प्रोसेस प्लास्टिड में होता है। उसके पश्चात एंट कॉरीन कन्वर्ट हो जाता है एंट कॉरिनोइक एसिड में। एंट कॉरिन ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर यह एंट कॉरिनोइक एसिड कन्वर्ट होता है एंट 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कॉरिनोइक एसिड में। इस स्टेप को कैटलाइज करता है एंट कॉरिन एसिड ऑक्सीडेज। फिर यह एंट 7 अल्फा हाइड्रोक्सी कॉरिनोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है Ga12 एल्डिहाइड में। यह स्टेप भी कैटलाइज होता है एंट कॉरिन एसिड ऑक्सीडेज के द्वारा। फिर Ga12 एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है Ga12 में। यह स्टेप भी एंट कॉरिन एसिड ऑक्सीडेज के द्वारा कैटलाइज होता है। तो यह Ga12 ब्रांच पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। अब इससे दो पाथवे मिलते हैं। एक है नॉन 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे, या फिर Ga12 में 13 कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन होता है Ga13 ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में, और ये Ga53 में कन्वर्ट होता है। और फिर इससे दूसरा पाथवे 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे मिलता है। यह एंटायर प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। आइए हम इन दोनों पाथवेज को एक एक करके देखते हैं। इस पाथवे में सबसे पहले Ga12 कन्वर्ट होता है Ga15 में Ga20 ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। उसके बाद ये Ga15 कन्वर्ट होता है Ga24 में। इस स्टेप में भी Ga20 ऑक्सीडेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अब ये Ga24 कन्वर्ट होता है Ga9 में Ga20 ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में। फिर ये Ga9 फाइनल प्रोडक्ट Ga4 और Ga7 में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप में Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे Ga4 जिब्रेलिन का बायोएक्टिव फॉर्म है। Ga12 जो कि ब्रांच पॉइंट में प्रेजेंट है, इसके जब कार्बन नंबर 13 का हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो Ga12 कन्वर्ट हो जाता है Ga53 में। यह Ga53 इस दूसरे पाथवे 13 हाइड्रोक्सिलेशन पाथवे का प्रीकर्सर होता है। Ga53 Ga20 ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है Ga44 में। फिर यह Ga44 कन्वर्ट होता है Ga19 में। यह स्टेप कैटलाइज होता है Ga20 ऑक्सीडेज के द्वारा। उसके बाद यह Ga19 कन्वर्ट हो जाता है Ga20 में। इस स्टेप में भी Ga20 ऑक्सीडेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, या यह स्टेप कैटलाइज होता है Ga20 ऑक्सीडेज के द्वारा। यहाँ पे Ga20 ब्रांच पॉइंट पे प्रेजेंट है। यह Ga20 Ga1 में कन्वर्ट होता है। साथ ही ये Ga20 Ga3 ऑक्सीडेज के द्वारा Ga5 में भी कन्वर्ट होता है। फिर ये Ga5 फाइनल प्रोडक्ट देता है Ga3 और Ga6। यह स्टेप भी कैटलाइज होता है Ga3 ऑक्सीडेज के द्वारा। तो इस तरह से ये सारे फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस पाथवे के। Ga4, Ga7, Ga1, Ga3 और Ga6। यहाँ पे Ga4 और Ga1 जिब्रेलिन के बायोएक्टिव फॉर्म्स है। तो फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, Ga9 और Ga20 का 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, और इससे इसके बायोएक्टिव फॉर्म्स जनरेट हो रहे हैं Ga4 एंड Ga1 रेस्पेक्टिवली। ये दोनों पाथवे साइटोसॉल में
होते हैं। इस बायोसिंथेसिस पाथवे के डिफरेंट स्टेप्स में कई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हैं सारे एंजाइम्स और ये है उनका फुल फॉर्म। आइए हम जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे को देखते हैं। जिब्रेलिन प्लांट्स में रेगुलेट करता है सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन, स्टेम एलोंगेशन, फ्लावर इंडक्शन और सीड डेवलपमेंट। तो अब प्रश्न उठता है कि जिब्रेलिन इन प्रोसेसेस को रेगुलेट कैसे करता है। यह जिब्रेलिन सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा इसे रेगुलेट करता है। हर सिग्नलिंग पाथवे की तरह इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है लिगैंड, यह सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे ये जिब्रेलिन है। रिसेप्टर जो कि लिगैंड से बाइंड करता है। एग्जाम्पल G1D1, जिसे कि सबसे पहले राइस में आइडेंटिफाई किया गया। इसका फुल फॉर्म है GA इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1। यह सॉल्युबल रिसेप्टर है। अरेबिडोप्सिस में G1D1 के 3 ऑर्थोलॉग्स होते हैं एट G1D1A, B और C। G1D1 का बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स के लिए हाई एफिनिटी होता है और जिब्रेलिन G1D1 के स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड करते हैं। फिर थर्ड है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यह नेसेसरी जीन्स को ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है PIFs, फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। ये नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं लाइट सिग्नलिंग को और इलोंगेशन ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स होते हैं। फिर फोर्थ है रिप्रेसर। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के एबिलिटी जो कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करता है उसे सप्रेस करते हैं। अतः ये प्लांट डेवलपमेंट के रिप्रेसर होते हैं। प्लांट डेवलपमेंट से हमारा तात्पर्य है सीड जर्मिनेशन, सीड ग्रोथ और फ्लावरिंग। तो ये डेला प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल राइस में SLR1 और अरेबिडोप्सिस में GAI और RGA। रिप्रेसर के इफेक्ट्स जिब्रेलिन के द्वारा रिवर्स्ड होते हैं। डेला प्रोटीन न्यूक्लियर प्रोटीन्स के क्लास होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेटर्स और जिब्रेलिन सिग्नलिंग के सप्रेसर होते हैं। तो रिप्रेसर फंक्शन कैसे करते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के DNA से बाइंडिंग को स्टॉप करते हैं और साथ ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के डिग्रेडेशन को प्रमोट करते हैं। आइए हम देखते हैं कि सिग्नलिंग कैसे होता है। इसमें 2 सिचुएशंस को हम कंसिडर करेंगे। पहला, जब जिब्रेलिन एब्सेंट है। जब जिब्रेलिन एब्सेंट है तो G1D1 जो कि रिसेप्टर है उससे कोई जिब्रेलिन बाइंड नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप डेला प्रोटीन जो कि इनहिबिटर होता है या रिप्रेसर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्री फोल्डिन से बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स को ट्रांसक्राइब करने के एबिलिटी को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑफ है। आइए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जिब्रेलिन जब एब्सेंट होता है तो इसके रिसेप्टर से कोई लिगैंड बाइंड नहीं करता है, जिसके फलस्वरूप अब रिप्रेसर डेला प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करके इसके ट्रांसक्रिप्शन के एबिलिटी को इनहिबिट करता है, जिसके फलस्वरूप जीन्स का यानी कि जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑफ है। तो अब दूसरा सिचुएशन है जब जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है। जिब्रेलिन जब प्रेजेंट होता है तो ये उसके रिसेप्टर G1D1 से बाइंड करता है जो कि इन टर्न डेला प्रोटीन से बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और प्री फोल्डेंस फ्री रहता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कॉज करता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑन है। आइए हम इसे फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। जिब्रेलिन G1D1 जो कि इसका रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करता है, जिसके फलस्वरूप G1D1 और डेला प्रोटीन के बीच इंटरैक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप G1D1 डेला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। यह डेला प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाता है। अब इससे आकर F बॉक्स प्रोटीन बाइंड करता है। यह F बॉक्स प्रोटीन डेला प्रोटीन में यूबिक्यूटिन के एडिशन को कैटलाइज करता है। जब डेला प्रोटीन का
पॉलीयूबिक्विटिनेशन हो जाता है तो इसका प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है 26S प्रोटियाजोम के द्वारा, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिलीज होता है और यह जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है और हम कहते हैं कि सिग्नलिंग ऑन है। आइए हम इसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। G1 D1 रिसेप्टर से जिब्रेलिन आकर बाइंड करता है, जो कि इन टर्न डेला प्रोटीन जो कि रिप्रेसर है उससे बाइंड करता है और इस G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के फलस्वरूप डेला प्रोटीन से आकर F बॉक्स प्रोटीन बाइंड करता है। यहाँ पे यह SCF1 है। यह फिर डेला प्रोटीन का पॉलीयूबिक्विटिनेशन कॉज करता है और इसके पॉलीयूबिक्विटिनेशन के फलस्वरूप इस डेला प्रोटीन का प्रोटियाजोमल डिग्रेडेशन होता है 26S प्रोटियाजोम के द्वारा, जिसके फलस्वरूप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्री हो जाता है। यह फिर जिब्रेलिन स्पेसिफिक जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करता है और हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ऑन है। आइए हम जिब्रेलिन का उसके रिसेप्टर G1 D1 से बाइंडिंग को देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि किस तरह से G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स बनता है। जब जिब्रेलिन के C3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप G1 D1 के जिब्रेलिन बाइंडिंग पॉकेट के टायरोसिन 31 के कांटेक्ट में आता है तो G1 D1 के स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है और यह चेंज कॉज करता है G1 D1 के जिब्रेलिन बाइंडिंग पॉकेट का लिड से कवर होना, जिसके फलस्वरूप उस सरफेस का एक्सपोजर होता है जो कि डेला प्रोटीन से G1 D1 के बाइंडिंग को इनेबल करता है और इस तरह से G1 D1 डेला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।